Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. You people are paying attention to whatever we are teaching and practicing it at home. So that's why I said hope, because sometimes I am doubtful, as we all know you people very well. So please don't waste your time sitting at home. It's not that if for the entire year you will be sitting at home. So when you are back to campus, you'll be in trouble if you are not focusing right now. Fine. So today I'll start with a new chapter. If you remember and if you are really focused and diligent, we completed electoral politics. That was the last chapter, and a worksheet was given to you and I discussed all the answers so that you don't face much problem in answering those. So I hope you all have written those answers in your notebooks and you people are revising. And please be in touch with current affairs. अब घर पे हैं तो बैठ के कभी कभी न्यूज़ भी सुन लिया करिए, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डायनामिक है. टीवी में हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है उसके कंटेक्स्ट में. Like if you open the TV channels nowadays and if you go to a news channel, you will see that there is a political discussion about what is going on in Rajasthan. So you will come to know a lot about MLAs कौन होते हैं, MPs कौन होते हैं, स्पीकर के पास क्या पावर है, जुडिशरी इसमें क्या कर सकती है. क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. सो इफ़ आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे कि इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, तो हमारी कंट्री में 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं. इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग? किसी भी ऑर्गन को जो गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए काम करे या लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, जो लोगों को वेलफेयर के लिए काम करे. तो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है. लेजिस्लेचर लॉ बनाती है. एग्जीक्यूटिव ओनली मेकिंग लॉज वुड नॉट हेल्प, उसको इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज़ जुडिशरी. तो जुडिशरी ये देखती है कि ये जो लॉज बन रहे हैं, लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए, बट द लॉ हैज़ टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं, ये जुडिशरी का काम है देखना. लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी मेंटेन करती है. इफ़ देयर इज़ एनी डिबेट बिटवीन और एनी टसल बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो फिर जुडिशरी उनको देखती है. सो इफ़ यू सी ऑल द 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर कंट्री, ये सब अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है. बिना लेजिस्लेचर के लॉ नहीं बन सकता, बिना एग्जीक्यूटिव के लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, और बिना जुडिशरी के वायलेशन ऑफ लॉज बहुत हो सकता है. फाइन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ यू गेट टाइम, प्लीज़ वॉच न्यूज़ ऑल्सो समटाइम्स. गाने सुनिए, मूवीज़ देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. You can do whatever you like, but 10 to 15 minutes in a day, if you are watching any news channel, your politics, I'm not talking about politics as a stream, I'm just talking about कि अभी आप जो civics में पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा समझने के लिए. वैसे भी कोई भी चीज़ जब हम विजुअल देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आता है. आपको मूवीज़ क्यों अच्छी लगती हैं, आपको गाने क्यों इतनी जल्दी याद हो जाते हैं? क्योंकि आपको वो दिखते हैं, आपको वो सुनाई देते हैं. तो पढ़ाई में आपका मन इसलिए नहीं लगता है बिकॉज बहुत स्टैटिक लगता है आप लोगों को. सो पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड 10 to 15 minutes डिवोट योर टाइम. एंड ऑफकोर्स मम्मी पापा घर में न्यूज़ सुनते ही होंगे तो आप उनके साथ बैठ जाइए. ओके, सो विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 3 important institutions in our country: legislature, executive and judiciary. But recently, it is not there in your book, but recently some of the people, they are saying that media is also a very important institution. Why media? Because media brings before us what is not brought by legislature or judiciary. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेजिस्लेचर हमारे सामने इसलिए नहीं लाता है क्योंकि वो उनके फ्लॉज होते हैं. और जुडिशरी भी जो है एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है. तो ये जितने भी स्कैम होते हैं, जितने भी करप्शन होती है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल में, उनको प्रूफ के साथ और कौन हमारे सामने प्रेजेंट करता है? मीडिया. ये न्यूज़ चैनल से हमें पता चलता है. ओके, सो बेसिकली इन योर बुक वी विल टॉक अबाउट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, but just for the sake of information, media has also become a very important part of the institutional setup of a democratic country. So we'll start with the overview. The overview says that democracy is not just about people electing their rulers. सिर्फ रूलर्स को इलेक्ट करना डेमोक्रेसी नहीं होता है.
किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत सारे रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, जो लॉज हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो वो लॉज कौन फॉलो करता है, एक लेजिस्लेचर में जो बैठने वाला मिनिस्टर है, जो लेजिस्लेटर है, उसे वो लॉ फॉलो करना है। ओके, एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे वो लॉ फॉलो करना है, और जुडिशरी को भी देखना है कि जो हमारा फंडामेंटल लॉ बुक है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, सो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी उन्हीं लॉज के हिसाब से काम करना है। तो द चैप्टर इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी, एंड वी विल सी इनटू दिस कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हाउ डू दे फंक्शन। तो अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो जितने भी मेजर पॉलिसीज़ या ये जो लॉज बनते हैं वो कौन बनाता है, वो लेजिस्लेचर बनाता है। कैसे बनाता है, एक बिल इंट्रोड्यूस होता है। बिल क्या है, एक रफ प्रपोजल, एक बिल इंट्रोड्यूस होगा, वो बिल दोनों हाउसेस से पास होने चाहिए, और दोनों हाउसेस से ये पास होकर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट जैसे ही पुट्स हिज एसेंट और सिग्नेचर ऑन अ बिल, इट बिकम्स अ लॉ और एन एक्ट। Now, only making laws will not help. We need to execute it. Then comes the second body, that is executive. फिर executive की जगह आती है, and now executive is divided into two. एक होते हैं political executive. Political executive कौन हो गए, president, vice president, ये जो हमारे ministers हैं, council of ministers हैं, ये political executive हो गए। और दूसरा जो section है, that is permanent executive. अब permanent executives कौन हो गए, civil servants, ये जो bureaucrats हैं, DC, SP, ये जो ऑफिसर्स हैं जो आपके हमारे सेवा के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी कंट्री में कार्यरत हैं, उन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। ना वाई डू वी कॉल देम एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्टेड पोस्ट है, तो वो पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ इलेक्टिंग हिम, और प्लस उनका एक फिक्स्ड टेन्योर है, 5 ईयर्स के बाद फिर दूसरे प्रेसिडेंट आ जाते हैं। अब इनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट नहीं होते हैं, ये सिलेक्ट होते हैं। अगर आपको IAS बनना है तो आपको एग्ज़ाम देना होगा, दैट बॉडी इज़ UPSC। UPSC से आपको एग्ज़ाम देना होगा अगर आपको सेंट्रल लेवल पे करना है। अगर आपको अपने स्टेट पे करना है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, JPSC, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना होगा आपको। फिर जब आप वो रिगरस प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम देंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको पोस्ट मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद आपको अपने पोस्ट से हटा दिया जाएगा और एक नया IAS आएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन एक IAS टिल द एज ऑफ हिज रिटायरमेंट IAS ही रहता है, इसीलिए उसे हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। एंड द लास्ट ऑर्गन इज जुडिशरी। जुडिशरी के क्या फंक्शंस हैं, अब जुडिशरी देखता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर से पास हुए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए प्रोविजंस के अनुसार हैं। ऐसा तो नहीं है दैट लेजिस्लेचर हैज़ मेड सम लॉ विच वायलेट्स the provisions given in the constitution, because डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ टू बी वेलफेयरिस्टिक इन नेचर। और इंडिया का अगर आप प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा, हम लोग सेक्युलर है नेचर में, हम लोग सॉवरेन हैं, हमें पीपल को लिबर्टी ग्रांटी करनी है, हमें ग्रांट करना है, हमें जस्टिस ग्रांट करना है। तो आप लिबर्टी, जस्टिस, ये सब कैसे ग्रांट करेंगे पीपल को, जब आप एक वेलफेयरिस्टिक अप्रोच रखेंगे तभी तो ग्रांट करेंगे। ओके, सो जुडिशरी देखता है कि ये जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हों। ओके, और अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कोई टसल है, दोनों आपस में किसी बात को लेके कोई कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो ये जो डिस्प्यूट है इसको भी जुडिशरी सॉल्व करता है। और फिर जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन लॉ एंड ऑर्डर, कंट्री में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, कहीं मर्डर हो गया है, किसी ने आपके साथ कुछ अव्यवहार किया है, चोरी कर लिया है, ओके, तो इन दैट केसेस आप केस कहाँ फाइल करेंगे, कोर्ट में फाइल करेंगे। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जुडिशरी, टू लुक इनटू लॉ एंड order. Okay, so I hope I am clear with the introduction. I'll start. How is a major policy decision taken? Now this chapter starts with a government order, and there is a date कि August 13, 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, जिसे हम ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं। मेमोरेंडम का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से कोई ऑर्डर निकलती है तो उसे कहा जाता है ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। ओके, तो जितने भी, जैसे अब आप देखिए स्कूल में भी जब कोई सर्कुलर आता है तो उसके ऊपर एक नंबर रहता है, डेट रहता है, बिकॉज एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना पड़ता है। तो कभी अगर बाद में
कोई प्रॉब्लम हुई तो वो सर्कुलर के नंबर से, डेट से we can find out the things. Okay, अब ये जो let us not talk about other things. Now what was this office of memorandum all about? This office of memorandum was very important. Why was it important? क्योंकि ये office of memorandum ने एक बहुत special policy decision था. इसमें था कि 27% of the vacancies in civil services, that is permanent executives, under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes. अब socially and educationally backward classes कौन है? It is another name for all the people who belong to caste that is considered backward by the government. ओके तो ये जो पॉलिसी या ये जो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम है उसने कहा कि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि 27% ऑफ सीट्स will be reserved for those people who belong to OBCs, that is other backward classes. इन्हें हमने डाला किस कैटेगरी में? socially and educationally backward classes. मतलब इसके पहले जो रिजर्वेशन का बेनिफिट था. Now what is reservation? Reservation is a kind of privilege given to those people who belong to the backward caste of our community. ओके तो इसमें क्या होता है? हायर इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में सीट्स रिजर्व्ड होती हैं इनके लिए. ओके दैट इज कॉल्ड एज रिजर्वेशन. नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंड कि एससी और एसटी को पहले से ही रिजर्वेशन था. ये रिजर्वेशन पहले से था. ओके दैट इज 15% एससी को था और 7.5% एसटी को था. दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक बट आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सो दैट थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू. अब एक कमीशन बनी थी, मंडल कमीशन. आपके बुक में आगे इसके बारे में बात किया गया है. मंडल कमीशन ने कहा कि एससी एसटी के अलावा भी कुछ बैकवर्ड क्लासेस है हमारी कंट्री में एंड दे वे टर्म्ड एज ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. इन्हें भी हमें 27% रिजर्वेशन देना है. Okay, now this office of memorandum talked about this, that 27% of the seats in government services should be reserved for socially and educationally backward classes. So now a new third category called SCBC was introduced. I already explained you दो categories को reservation पहले ही थी, एससी को भी थी और एसटी को भी थी और अब एक थर्ड कैटेगरी भी आ गई एंड दैट थर्ड कैटेगरी वाज SEBC, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ओके सो नाउ दे वर एलिजिबल फॉर 27% कोटा और रिजर्वेशन. Now let's move on to the next topic, the decision makers. अब ये डिसाइड किसने किया? ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा डिसीजन है. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ आप इक्वालिटी की बात करते हैं वहाँ आप एक एक करके कैटेगरीज को अगर रिजर्वेशन देते जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिग डिसीजन. क्योंकि अब तो ये बात बहस छिड़ने वाली है. आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक बार आपने एससी को दिया, फिर आपने एसटी को दे दिया एंड नाउ देयर इज़ अ न्यू कैटेगरी. सो इट वाज अ बिग डिसीजन. सो क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन जिसने इसको साइन किया था. साइन तो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, जॉइंट सेक्रेटरी भी कर सकता है. साइन किसने किया? दैट पर्सन इज नॉट द डिसीजन मेकर. अब ऐसे तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, बट डज ही अपॉइंट? नो, it is only a decision. ये एक president appoints the chief justice of India. He does not. He just hands over the appointment letter. Decision तो prime minister का होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बनाना है हमें. वो तो एक सीनियरिटी बेसिस पे बनना ही है. द सीनियर मोस्ट मेंबर विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो ये कोई प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन तो है नहीं. तो साइन होना पेपर पे डज नॉट मीन कि डिसीजन भी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ने लिया है. ये जो ऑफिस है वो तो सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था. नाउ द पॉइंट कम्स, डिसीजन किसने लिया? ओके सो नाउ ये जो मेजर डिसीजन है, ऑफ कोर्स वी कैन गेस कि अगर ये इतना बड़ा डिसीजन है तो इसमें बहुत सारे मेजर फंक्शनरीज इन्वॉल्व होंगे. So first we need to understand that which are the important constitutional posts and what role do they play in making certain important decisions in the welfare of the country या country के welfare के लिए. Now there are two posts. एक होते हैं president and the other one is prime minister. President को हम बोलते हैं head of the state or he is also called as nominal head. ओके एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट को लीड करते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड एज द रियल हेड.
वाई? बिकॉज एक्चुअल डिसीजन लेने का जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के ही पास है। एक्चुअल डिसीजन लेने का पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है प्रेसिडेंट शुड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस, aid is help and advice is suggestion, on the aid and advice of prime minister with his council of ministers। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद कह रहा है कि आपको प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करना है। ओके, सो इन दैट केस प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी। प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं और एक्चुअल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, अब कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जिनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। ओके, लाइक HRD मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, ये जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिनको हम पोर्टफोलियोज बोलते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, दैट पर्सन और दैट मिनिस्टर इज टर्म्ड एज कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं एंड द हेड दैट इज हु प्रिसाइड्स द कैबिनेट मीटिंग्स, ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो एक प्रेसिडेंट, टू हाउसेस दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, और अब जो प्राइम मिनिस्टर है ही मस्ट हैव अ सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। वेरी सिंपल, जनरल इलेक्शन होता है, हम किस हाउस के लिए वोट करते हैं? लोकसभा के लिए करते हैं। अब लोकसभा में जो पॉलिटिकल पार्टी जीती, मतलब जिसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिले, वो पार्टी जीती, उस पार्टी का जो लीडर है वो प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल दैट द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। ओके, तो ये जो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम है ये तो एंड पॉइंट था, ये तो कल्मिनेशन था कि ये लास्ट हो गया, लेकिन ये शुरू इसी ऑफिस से तो नहीं हुआ होगा ना। व्हाट वाज द एक्चुअल बिगनिंग? एक्चुअल बिगनिंग था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन अपॉइंट किया था, एक बॉडी अपॉइंट की थी। दैट बॉडी वाज कॉल्ड एज मंडल कमीशन। ओके, इन 1979 देन द प्राइम मिनिस्टर वाज मोरारजी देसाई। तो 1979 में एक कमीशन को अपॉइंट किया ये देखने के लिए कि SC और ST के अलावा और इतने कितने बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारी कंट्री में। मतलब SC और ST तो है ही, इनके अलावा और कौन से बैकवर्ड क्लासेस हैं? मंडल कमीशन विच वॉज हेडेड बाई अ पर्सन कॉल्ड एज BP मंडल एंड देयर फॉर द नेम मंडल कमीशन, वो देखने के लिए। ओके, सो ही स्टार्टेड विद हिज वर्क एंड द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। Okay, and this was the commission which said कि 27% of government jobs should be reserved for the other backward classes which come into the criteria of socially and educationally backward classes। अब ये जो रिपोर्ट इन्होंने दी, दिस रिपोर्ट वॉज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ओके, और बहुत सालों तक ये चला क्योंकि जब इन्होंने रिपोर्ट दिया उस टाइम इस रिपोर्ट को उतनी तवज्जो इसलिए नहीं दी गई बिकॉज देन द प्राइम मिनिस्टर वॉज इंदिरा गांधी एंड शी नेवर वांटेड टू एक्ट ऑन समथिंग विच वॉज इनिशिएटेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। मैंने आपको बोला कि उस टाइम जब मंडल कमीशन बना था तब प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। ओके, फिर लोकसभा के इलेक्शंस हुए 1989 में। अब क्योंकि जनता दल ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे जो हम लोगों से प्रॉमिस करते हैं, तो जो द रिटन डिक्लेरेशन कि आप क्या करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैनिफेस्टो। जनता दल ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो पावर में आती है देन इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो अब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए VP सिंह। VP सिंह ने लोगों से प्रॉमिस किया था, देन ही थॉट दैट नाउ इट इज़ द राइट टाइम, आई मस्ट इम्प्लीमेंट द डिसीजन। एंड व्हाट वाज द डिसीजन? 27% ऑफ रिजर्वेशन टू OBCs that come into the category of socially and educationally backward classes. Now, how did it all start? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जब पार्लियामेंट को एड्रेस किया, जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं, फ्रेश इलेक्शन होते हैं, तो दोनों हाउसेस एक साथ मीट करती हैं और प्रेसिडेंट वहाँ अपना स्पीच देते हैं कि इस गवर्नमेंट के क्या मोटिव्स हैं, क्या इंटेंशन है, ये गवर्नमेंट क्या करने वाली है। दैट इज़ कॉल्ड एज एड्रेस टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने अनाउंस किया गवर्नमेंट के इंटेंशन को कि गवर्नमेंट जो है वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, दैट इज़ 27% ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड एक फॉर्मल डिसीजन लिया कि हम इस रिकमेंडेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को
एक स्टेटमेंट से दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को। अब ये जो कैबिनेट का डिसीजन था इसको भेज दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को क्यों? बिकॉज दिस इज द डिपार्टमेंट विच लुक्स इनटू एवरीथिंग रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज। तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो रही थी, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब जो सीनियर ऑफिसर्स थे इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये ऑर्डर ड्राफ्ट किया, दैट इज ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जो आपने पढ़ा, एंड देन इट वॉज बॉर्न ऑन August 13, 1990. Okay, so I hope I am clear up till here. You please read the chapter, try to understand how things came into existence. Okay, I'll meet you again in the next lecture. Thank you.